तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जेल से वापस आने के बाद वांगलिंग लगातार बस जिथर म्यूजिक ही सुनते रहते हैं। अब आगे, अब यहाँ पर जहाँ पर वांगलिंग बाहर में नदी के किनारे म्यूजिक सुन रहा था, उससे थोड़ी दूरी पर एक रेस्टोरेंट था जहाँ से दो लोग वांगलिंग की तरफ देखते हैं। इनमें से जो एक था थोड़ा बूढ़ा था और दूसरा थोड़ा यंग था। बूढ़ा वाला बंदा कहता है, यार ये काफ़ी स्ट्रांग है। तो जवान वाला बंदा कहता है, हाँ शायद ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है। और ये कहते हैं फिर कि चाहे इसका पावर कोई भी लेवल पे हो, हमारे एंसेस्टर ने कहा है कि इसे पकड़ना है तो पकड़ना है। ओल्ड मैन के कहने पर यंग मैन और बंदों को भेजता है। अब इनमें से जो एक बंदा था वांगलिंग पर स्वॉर्ड अटैक कर देता है। वांगलिंग शांति से बैठा था, म्यूजिक को सुन रहा था और उस तरफ देखता भी नहीं है। इधर जो नाव थी इन सब चीजों को फील करके काफी तेजी से निकल जाती है। वांगलिंग देखता नहीं है और सीधा उस तरफ फिंगर ऑफ डेथ को यूज कर देता है। और अटैक इसका इतना फास्ट था कि स्वॉर्ड औरा तो तुरंत ही कोलैप्स कर जाती है और वो बंदा भी। अब इसके मरने के बाद जो इसके बॉडी में ग्रे गैस होता है यानी कि लाइफ फोर्स, वो वांगलिंग की तरफ बढ़ जाता है। अब फाइनली उस ओल्ड मैन और यंग मैन को दिखाया जाता है और यंग मैन कहता है, इसने अपनी ऑरा को छिपा के रखा है, इसका क्या पावर लेवल है वो हमें अभी तक नहीं पता। अब ओल्ड मैन अंदाजा लगाता है कि ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में होगा। अब ये बोलता है कि नंबर 3 को भेज दो, पर यंग मैन कहता है कि नंबर 3 को क्यों भेजना है, मैं जाता हूँ। और यंग मैन कहता है, मैं वैसे भी नंबर 2 हूँ, क्योंकि इसका पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में था। अब इसे देखकर ओल्ड मैन अपना वाइन पीने लगता है कि चलो अब बैटल तो ये बंदा जीत ही जाएगा। अब ये बंदा चलते चलते वांगलिंग से 300 फीट की दूरी पे आके रुक जाता है। पर इसकी बॉडी में डेमोनिक ऑरा तो थी ही, साथ में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ऑरा भी मिक्स थी। पर वांगलिंग अभी भी इसकी तरफ देखता नहीं है, ये बस नाव की तरफ देख रहा था और हल्का हल्का जो म्यूजिक आ रहा था उसे सुन रहा था। और साथ में फिर से ये फिंगर ऑफ डेथ को यूज कर देता है इस बंदे की तरफ। अब इस अटैक को देखकर यंग मैन हंसता है और एक सील अटैक बनाता है। इसके अटैक का नाम था बॉल ऑफ लाइट और वो फिंगर ऑफ डेथ से आकर टकराती है। अब ये बंदा हंसने लगता है क्योंकि इसका जो बॉल ऑफ लाइट अटैक था वांगलिंग के अटैक को एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये कहता है कि लगता है तुमने खुद को ज़्यादा समझ लिया था। पर जैसे ये ध्यान से देखता है इसका चेहरा बदलने लगता है क्योंकि इसके बॉल ऑफ लाइट में क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। और जो वांगलिंग का अटैक था फिंगर ऑफ डेथ यानी ब्लैक रेज वाली अटैक, वो इसकी तरफ बढ़ता है। और इस बार ये 100 से ज़्यादा बॉल ऑफ लाइट बनाता है ताकि इस अटैक को ब्लॉक कर पाए। और देखते देखते बस इसके 8 बॉल ऑफ लाइट बचते हैं और इस समय वांगलिंग का अटैक खत्म हो जाता है। और ये फाइनली अब बोलता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि नंबर 4 और 5 क्यों मारे गए। ये बंदा सच में काफ़ी स्ट्रांग है। पर ये कहता है कि तुम्हारा जो सबसे स्ट्रांगेस्ट अटैक था उसे तो मैं तोड़ चुका हूँ, अब तुम क्या करोगे। इधर जो वो नाव थी काफ़ी दूर जा चुकी थी, तो अब जिथर म्यूजिक सुनाई नहीं देता है। तो वांगलिंग फाइनली इस बंदे की तरफ देखता है और जैसे देखता है इसकी आंखें लाल हो चुकी थी। स्लॉटर ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है, मानो बिजलियां कड़कने लगी हों। और ये बंदा अब डरने लगता है। दोनों की आंखें जैसे मिलती हैं वो बंदा कांपने लगा था, मानो एक स्वॉर्ड ऑरा इसको भेद रही हो। और जो भी लोग थोड़ी दूरी पर थे जो इसके आदमी थे, वो खुद वहां से उनके पसीने छूट रहे थे। अब जो ओल्डर मैन था जो कि सेकंड फ्लोर पे बैठा था, वो फाइनली देखता है और अपने डेमोनिक ऑरा को ये रिलीज करता है। इसे करना पड़ता है ऐसा क्योंकि वो जो ऑरा थी वांगलिंग से फैल रही थी, अगर ये नहीं करता तो ये भी इंजर्ड हो सकता है। और इसे समझ में आता है, यार ये बंदे का ये जो अटैक है, यानी जो बस देख रहा है, ये टाउ ऑफ स्लॉटर है। मतलब नज़र से आप देखो और सामने वाला मर जाएगा। और ये भी अब काफ़ी सीरियस हो जाता है। इसे समझ में आ जाता है कि हालांकि पावर लेवल में ये मेरे बराबर है, लेकिन मैं इसका मैच नहीं हूँ। और ये बंदा अब यहाँ से भागने लगता है, पर स्पेस जो इसने खोला था मन वो ब्लॉक हो जाता है। ये दोबारा से भागता है, लेकिन अचानक से इससे 10 फीट की दूरी पर वांगलिंग प्रकट होता है और इसकी तरफ प्यार से देखता है कि तुमने मेरा मूड खराब किया है, तुम जाना चाहते हो। अब ये ओल्ड मैन समझ चुका था, एक सील पावर था इसके पास जिसे ये कभी टच नहीं करना चाहता था, पर आज इसे ये एक्टिवेट कर देता है। और यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है। वांगलिंग 1000 फीट की दूरी पे प्रकट होता है। इधर नदी के किनारे वो यंग मैन की बॉडी पड़ी हुई थी और जो ग्रे गैस था वांगलिंग की तरफ बढ़ जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और इंपीरियल सिटी में किसी को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा था। और ये लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे कि यार ये बंदा सही है। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि वाइन पी रहा था और इसे समझ में आ जाता है कोई तो गेम चल रहा है, मतलब डेमन एम्परर का शायद ये काम होगा। और शायद डेमन एम्परर फॉरेनर को फॉरेनर से फाइट कराना चाहते हैं, यानी कि वांगलिंग इस जगह के लिए फॉरेनर है। वैसे बहुत सारे लोग हैं। इधर 7 दिन लगभग बीत चुके थे, तो ये जो डेमन जनरल का कंपटीशन था इसमें 8 दिन और बाकी थे। फिलहाल स्काई डेमन सिटी के आसपास एक यंग मैन को दिखाया जाता है जिसने कि हरे कपड़े पहने थे और ये मो मैंसन की तरफ बढ़ रहा था। इसके कंधे पर एक बड़ा सा तलवार भी था।
अब मो मैंसन के अंदर मो लिहाई को दिखाया जाता है, जो कि फिलहाल अपने 17 पपेट्स के साथ कल्टीवेट कर रहा था और ये फील करता है कोई तो बाहर खड़ा है। अब जो बाहर वाला भी बंदा था, मतलब जब मो लिहाई अंदर से इसे देखता है अपनी ओरा से, तो वो हंसता है। ये बंदा कोई स्पेल यूज नहीं करता है, पर मो मैंसन का जो बाहर वाला गेट था वो तुरंत ही फट जाता है और यहाँ पर जो दोनों गार्ड थे वो भी सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। और फाइनली ये बोलता है कि डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट का 12वां स्वॉर्ड मो यांग लॉर्ड मो लिहाई से मिलना चाहता है। और ये बंदा उसी तरह पड़ जाता है जिस तरफ मो लिहाई सीक्रेट चैम्बर में कल्टीवेट कर रहे थे, और जो भी बंदा इसके करीब आता है वो ऑटोमेटिक मारा जाता था। एक और बंदा इसे रोकने की कोशिश करता है जो कि पावरफुल था, पर वो बंदा एक चीज फील करता है कि ये जो डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट का बंदा है, जो उनका शायद 12वां डिसाइपल है, 12th स्वॉर्ड इन्हें कहते हैं, मो यांग, ये जब भी किसी की तरफ देखता है तो मानो एक स्वॉर्ड हो रहा सामने वाले की बॉडी को मार रही हो। अब यहाँ पर 3 ओल्ड मैन आते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है, और पीछे से मो लिहाई फाइनली प्रकट होते हैं। अब ये बंदा बताता है कि मुझे डेमन जनरल मो फे ने भेजा है। मो लिहाई पूछते हैं किस काम के लिए। ये बताता है कि आपके लिए एक चैलेंज लेटर है, और एक टोकन इनकी तरफ उछाल देता है। इसमें लिखा हुआ था कि 3 दिन के बाद एंशियंट पाथ हॉल में बैटल है। अब ये पलट के जाने लगता है, तभी से फील होता है कि मानो उसकी बॉडी फ्रीज हो गई हो। ये और ज़्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज करता है और साइड में देखता है जहाँ पर इसे 1000 फीट की दूरी पर एक बंदा खड़ा दिखाई देता है, पर्पल डिवीजन का 7th डिसाइपल वांगलिंग। और इसे पता, इसको मतलब पता तो था ही, वांगलिंग इसकी तरफ देखता भी नहीं, पर वांगलिंग को गुस्सा तो आ रहा था। और आपको कमेंट में बताना है क्यों। और ये फाइनली बोलता भी है, ये जो मो यान या जो भी आया है, कि मैंने सुना था कि हेवनली पाथ सेट का 7 डिसाइपल है पर्पल डिवीजन का, काफ़ी एरोगेंट है, आज देख भी लिया। वांगलिंग ऐसा रिएक्ट करता है कि मानो इसने कुछ सुना ही ना हो। अब ये बंदा अपनी स्वॉर्ड ऑरा को वांगलिंग पर फोकस करने लगता है, पर वांगलिंग इसके बगल से गुजरता है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। ये बंदा और ज़्यादा चौंक जाता है, पर इसे और गुस्सा आता है और कहता है वांगलिंग क्या तुमने सुना। वांगलिंग रुकता भी नहीं है। अब इस बंदे को और बुरा लगता है कि यार मैं डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट का 12वां स्वॉर्ड हूँ और इसे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये गायब होता है, वांगलिंग के सामने प्रकट होता है और बोलता है वांग। वांगलिंग हंसता है कि तुम 1000 साल से कल्टीवेट कर रहे हो और इतना आसानी से गुस्सा हो जा रहे हो, मतलब तुम क्या ही के कल्टीवेटर हो। अब ये बंदा गुस्से में हंसता है। वांगलिंग इससे कहता है रास्ता छोड़ दो। अब ये डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट का बंदा कुछ स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाता है, जो कि एक तलवार 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके 64 में बढ़ जाते हैं, और वांगलिंग की तरफ इसे ये बढ़ा देता है। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, ये आगे बढ़ता है और इसके जो लाइफ सील्स थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। स्वॉर्ड ऑरा इसके बॉडी से आके कोलाइड करती है और गायब हो जाती है। वांगलिंग कहता है यार तुम्हारा ये कल्टीवेशन बर्बाद है भाई, तुम यही कल्टीवेट करते हो। और इस बंदे को भी समझ में नहीं आ रहा था, यार मेरे अटैक्स ठीक ठाक पावरफुल थे और इसने तो कोई ट्रेजर भी यूज नहीं किया, ऐसा क्या किया इसने। ये अपने तलवार को टच करने जाता है, यानी जो इसके पीठ पर था। वांगलिंग इसकी तरफ देखता है कि निकलो यहाँ से, तुम मैसेज लेके आए हो, चैलेंज लेटर, इसलिए आज तुम्हें नहीं मारूंगा। अब यह बंदा भी बोलता है कि तुम्हारा पावर लेवल मेरे बराबर ही है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज के पीक में, चाहे स्पेल तुम्हारा कितना भी पावरफुल हो, तुम मुझे मार तो नहीं सकते। अब ये बंदा गुस्से में अपना एक फाइनल अटैक करता है, फाइनल रैम स्वॉर्ड स्लैश अटैक। अब मो लिहाई जब इस अटैक को देखते हैं तो अपने बंदों को पीछे कर देते हैं। वांगलिंग शांति से खड़ा था। ये तलवार काफी बड़ी थी जिसमें बिजलियां भी कड़क रही थी, और वांगलिंग कहता है अच्छी तलवार को भी तुमने बर्बाद कर दिया है। और वांगलिंग सीधा हाथ से उस तलवार को पकड़ लेता है। अब इसके बॉडी में जो लाइफ सील्स थे इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। अभी जो तलवार था इसमें एक रैम का सोल था। रैम मतलब भेड़ा होता है, तो इस बंदे ने तलवार में भेड़ के सोल को सील किया था। अब जो सोल था वो चिल्लाने लगता है, गुस्से में आ जाता है और वांगलिंग को मानो डिवोर करना चाहता था। वांगलिंग कहता है एविल एनिमल तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब इसके अंदर जो स्लॉटर इंटेंट था उसे ये एक्टिवेट करता है। ये जो रैम का सोल था ये चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और तलवार के अंदर घुस जाता है। वांगलिंग वही टेक्निक यूज कर रहा था जब इसने एक बार गॉडस्लिंग वॉर कैरियर को यूज किया था अपने साथी सीनियर पे, तो इसके टीचर ऑलसीर ने किया था। अब इधर इस बंदे मो यांग को समझ में आता है कि ये बंदा 3 महीने में इतना स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि शायद इसके पास इन्फॉर्मेशन था। खास करके मो लिहाई और हैरान थे कि वाइस कमांडर इन चीफ भी ऐसे एक तरह से हार ही गए थे। मो यांग को और गुस्सा आता है, ये काफी सीरियस हो जाता है और इसके टीचर ने जो इसे गिफ्ट किया था स्वॉर्ड एनर्जी, ये उसे निकालता है। इसके टीचर के पास 12 रीज ऑफ स्वॉर्ड एनर्जीज थी और 12 डिसाइपल्स यहाँ पर आए थे, तो सभी को उन्होंने एक एक दिया था। और इसे ये अगर यूज नहीं करेगा तो शायद यहाँ से अब इसका निकलना मुश्किल था। वांगलिंग फिर भी इससे कहता है कि तुम जा सकते हो, और वांगलिंग इससे कहता है डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट से देखो मेरी कोई दुश्मनी नहीं, तो तुम्हारे बाकी जो 11 बड़े भाई हैं उनसे भी बता देना।
फालतू में मैं किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहता। और तलवार भी ये मो यांग को इसका पकड़ा देता है। मो यांग भी सोचता है यार इस बंदे ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मुझे वो लाइफ सेविंग ट्रेजर यूज करना पड़ जाता। अब मो यांग जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगा। 10,000 फीट दूरी पर जाने के बाद ये थोड़ा सा रुकता है और अभी भी चौकन्ना था। देखता है कि वांगलिंग अभी भी इस पर अटैक नहीं कर रहा है। फिर ये सोचता है कि वांगलिंग मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा बदनामी दूंगा जो तुमने आज मुझे दिया है। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मेरे बड़े भाइयों के साथ आऊंगा, तब देखता हूँ कि तुम कितने पावरफुल रहते हो और तुम्हारा स्पेल कितना पावरफुल रहता है। और हमारे साथ जो सीनियर ग्रीड आए हुए हैं, अगर वो फायर डेमन कंट्री में नहीं होते तो तुम उनके एक अटैक से मारे जाते। अब सीनियर ग्रेड के बारे में मैंने पहले भी बताया, ये बंदा वांगलिंग को उसके घर से जानता है। घर से इन द सेंस जब वांगलिंग एंशिएंट गॉड की बॉडी हासिल करने गया था उस समय से। और एक तरह से ये सेटुनान का दुश्मन है क्योंकि इसी ने सेटुनान को इंजर्ड कराया था। फिलहाल मोयांग सोचता है कि अगर मैं अपने मास्टर वाला वो स्वॉर्ड ऑरा यूज करता तो शायद ये बंदा उसे रजिस्ट नहीं कर पाता। इधर ये जा रहा था पर इसके पीठ पर जो तलवार थी उसमें से ग्रे गैस बाहर निकलती है और सांप के समान इसे घेरने लगती है। मोयांग फील करता है पर शायद लेट हो चुका था। ये चीखता है, इसकी बॉडी अब जमीन पे नीचे गिरने लगती है। इसका ओरिजिन सोल भी नहीं भाग पाता है क्योंकि ग्रे गैस इसके बॉडी में एंटर कर चुका था। इसके ओरिजिन सोल से इसके बॉडी का कनेक्शन तोड़ देता है और ग्रे गैस इसके पूरी ऑरा को, ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसे समझ में नहीं आता है कि यार मैंने तो देखा था मेरे पर कोई अटैक नहीं हुआ था, ऐसा कब हो गया। स्पेस खुलता है और वांगलिंग बाहर आता है और वांगलिंग इसके बॉडी को लेकर गायब हो जाता है और आते ही एक कमरे में बैठता है, आसपास के एरिया को कवर कर देता है और मो यांग के आईब्रोज पर, यानी जहाँ पर थर्ड आई होती है, यहाँ पर ये फोकस करता है। मानो ये कोई मंत्र पढ़ रहा हो और एक फायर इसके हाथों में प्रकट होता है और इस बंदे की बॉडी को ये रिफाइन करने लगा था क्योंकि वांगलिंग ने एक चीज फील किया था, जब मो यांग से इसका बैटल हुआ था तो मो यांग ने अपनी थर्ड आई को टच किया था और इसे लगा था कोई बड़ा खतरा है, जो भी होगा एसेंडेंट के भी टॉप लेवल पे होगा क्योंकि वांगलिंग के आसपास 3,000 लाइफ सेल्स बने हुए थे। फिर भी उस समय से खतरा फील हुआ था, इसीलिए वांगलिंग ने डिसाइड किया था कि इस बंदे को मारना तो पड़ेगा। और वांगलिंग अब इसके ओरिजिन सोल को ध्यान से देख रहा था, मतलब पूरी तरह से स्कैन कर रहा था। और फाइनली इसके फोरहेड पर एक ब्लू कलर की लाइन दिखती है जो कि बहुत पतली थी क्योंकि ये लिंग टियान हो का वो जो स्वॉर्ड पावर था वो था। और वांगलिंग इसे पहचान जाता है, ये ब्लू लाइन ही स्वॉर्ड एनर्जी था। अब वांगलिंग को समझ में आता है कि इसे खतरा क्यों फील हुआ था और वांगलिंग कहता है अब इसे मैं अपना बना लेता हूँ। वांगलिंग फिलहाल घोंसली फ्लेम को यूज कर रहा था ताकि स्वॉर्ड एनर्जी से बचा जा सके और मो यांग के ओरिजिन सोल को ये धीरे धीरे रिफाइन कर रहा था और इस प्रोसेस में कई दिन लगते हैं। मो यांग स्ट्रगल तो करता है पर क्या ही कर सकता था। और वांगलिंग फाइनली ये जो ब्लू लाइन था उसे भी डिवोर कर जाता है और जैसे डिवोर करता है मानो इसका बॉडी से कनेक्शन टूटने लगा था। पर वांगलिंग चौकन्ना था। 3 दिन और निकल जाते हैं। वांगलिंग अब शांत था और इसकी आंखों में एक तलवार के शेप का लाइट चमकता है। मोल यही बाहर में वेट कर रहा था वांगलिंग का क्योंकि समय बीत चुका था और डेमन जनरल का कंपटीशन शायद बहुत करीब था। और अगले ही दिन डेमन जनरल का कंपटीशन था और मोल यही बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो जाता है कि यार अगर ये बाहर नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। और फाइनली बोलता है ब्रदर वांग। और जैसे ही बोलता है यहाँ पर जो वांगलिंग ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो डीएक्टिवेट होने लगते हैं और वांगलिंग बाहर आता है। लिहाई भी काफ़ी खुश था पर यह हैरान भी था वांगलिंग को देख करके। वांगलिंग इन्हें देख कर कहते हैं आप इंजर्ड हो। मो लिहाई काफ़ी इनका फीलिंग अलग ही था इस समय। ये बताते हैं कि जो मेरा बैटल था मोफे से, जो उस बंदे ने मोयांग ने लेकर आया था, मैं वो हार चुका हूँ। अब वांगलिंग पूछता है कि मैं कितने दिन से कल्टीवेशन के अंदर था। लिहाई बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कल से कंपटीशन है डेमन जनरल वाला। मोफे बहुत स्ट्रांग है, उसने मेरे 10 कोलैप्स फिस्ट को भी हरा दिया। इवन वो जो मेरा अटैक था डेमन सी वाला उसे भी उसने रोक दिया था। मेरे ही अटैक को उसने मेरे पे रिफ्लेक्ट कर दिया था जिसकी वजह से मैं बैटल हार गया। उसके पास कोई डिस स्पेल है जो कि पावर को, जो मतलब तुम्हारा पावर है, तुम्हारे पर ही पलट देता है। अब क्योंकि मोफे भी एक शहर का डेमन जनरल है, एक कंट्री का बोल सकते हो, तो उसके भी पावर काफ़ी मिस्टीरियस थे। पर वांगलिंग भी कहता है इन दोनों अटैक के अलावा भी आपके पास एक ट्रम्प कार्ड तो होगा ही, जितना मैं आपको जानता हूँ। लिहाई बोलते हैं कि हाँ वो एक स्पेल है जो कि मुझे डेमन एम्परर ने खुद सिखाया था, जिसे बर्निंग डेमन अटैक कहते हैं, और मैंने उसे ट्राई किया था। अब ये जो रोटेटिंग डिस्क है इसके 18 लेयर्स होते हैं जो कि मोफे यूज़ कर रहा था। मैंने 17 लेयर को तोड़ दिया था। और लिहाई बताते हैं कि मैंने मोफे को वादा किया था, मतलब हमारा ये कंपटीशन ही उस बेसिस पे हो रहा था कि जो भी इस बैटल को हारेगा वो डेमन जो जनरल का कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब जो भी है आपके ऊपर है कि अगर मैं यहाँ पर वाइस कमांडर इन चीफ बन पाता हूँ या नहीं, आपके ऊपर है। वांगलिंग भी कहता है मैं बेस्ट दूंगा।
फिलहाल रात का समय हो जाता है और धीरे धीरे सुबह भी हो जाता है। अब यहाँ पर आसपास में 8 शहर थे। चारों तरफ काफी हलचल थी, नगाड़े बज रहे थे, क्योंकि आज था कंपटीशन का दिन। और सभी लोग इस समय इंपीरियल सिटी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कंपटीशन वहीं पे था। आसपास के जो 8 शहर थे उनके गेट खोल दिए गए थे। अब यहाँ पर जहाँ पे कंपटीशन हो रहा था वहाँ पे सबसे ऊपर में एक पोजीशन थी जहाँ पर डेमन एम्परर बैठते हैं, और उनके नीचे में ऐसे कई सारे फ्लोर्स थे जहाँ पर वाइस कमांडर इन चीफ बैठते हैं, और टोटल शायद 16 हैं ये लोग। और यहाँ पर लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इस बार शायद जो डेमन जनरल मोफे हैं वो नंबर 1 पे आएंगे। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। और कोई और भी बोलता है कि नहीं यार, एक डेमन जनरल सी जायो भी करके, जो कि बहुत पावरफुल है, और उनका साथी भी काफ़ी सही है। फिर कोई और भी बोलता है कि डेमन जनरल मोल है, वो भी ठीक ठाक पावरफुल है, और उन्हें तो एक स्पेल डेमन एम्परर ने खुद सिखाया है, तो टॉप 3 में वो भी आ सकते हैं। पर कोई और बात करता है कि आप लोगों को पता नहीं क्या, 2-3 दिन पहले मोलियाई बैटल हार गए थे मोफे से। फिर लोग बोलते हैं मतलब वो बैटल नहीं कर पाएंगे। मैम बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता थी, तो उनका हेल्पर ही बैटल करेगा। फिर कोई डेमन जनरल यूसेन की बात करता है, जिनका डाव ऑफ स्लॉटर काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, और वो फायर डेमन कंट्री में रहते हैं, और उनके पास कोई शहर भी नहीं है, तो शायद इस बार वो कुछ बड़ा करे। ऐसे करके एक और नाम लेते हैं डेमन जनरल मो वैन का, और साथ में एक फीमेल डेमन जनरल जाइलान की भी बात होती है कि जो 300 साल पहले बैटल हुआ था डेमन जनरल्स के लिए, मतलब उस पोजीशन के लिए, और वो अगर लेडी इंजर्ड नहीं होती तो मोफे को भी हरा चुकी होती। फिलहाल यहाँ पर कमांडर इन चीफ भी एंटर करते हैं, और सभी लोग उनके स्वागत में खड़े हो चुके थे। अब यहाँ पर जुआन वाइस कमांडर इन चीफ भी आए हुए थे, जिन्हें वांगलिंग ने इंजर्ड कर दिया था, और उनकी हालत अभी भी थोड़ी खराब ही थी। टोटल 8 कमांडर इन चीफ थे, 7 मेल थे और एक फीमेल थी। इधर वांगलिंग वगैरह भी आते हैं, और जो जुआन वाइस कमांडर इन चीफ थे वो वांगलिंग की तरफ देखते हैं। वांगलिंग मोलियाई के साथ आ रहा था। अब मोलियाई बोलते हैं यार अभी तक डेमन एम्परर क्यों नहीं आया। फिलहाल जो 100 के आसपास डेमन जनरल्स होंगे, अलग अलग शहर के, अलग अलग कंट्रीज के, सभी आ चुके थे। अब यहाँ पर एक बंदा था जो कि ये रूल्स बता रहा था कि बैटल कैसे होने वाला है। जैसे कि मान लो आप बैटल हार गए, आपका हेल्पर आपका बैटल जीत गया, तो आप एक बैटल जीते और एक हारे तो भी फायदा नहीं है, दोनों राउंड्स आपको जीतने पड़ेंगे, तभी आप बैटल में आगे जा सकते हो। वांगलिंग समझ रहा था बैटल में ब्लड बात तो है, मतलब खून की नदियां तो बहेंगी। और ये बंदा बताता भी है जो रूल्स बता रहा था कि बैटल में डेथ हो सकता है, नॉर्मल है, पर डेमन जनरल्स नहीं मारे जा सकते। कोई भी अगर डेमन जनरल को मारता है तो उसे मार दिया जाएगा। मतलब बेसिकली जो फॉरेनर्स आए हुए हैं वही मरेंगे। और फाइनली अनाउंस करते हैं कि डेमन जनरल मुयुन आपसे बैटल शुरू होगा। मुयुन जो थे, जो डेमन जनरल्स हैं, उसमें इनकी रैंकिंग टॉप 30 के अंदर आती है, और इन्होंने एक मेथड कल्टीवेट किया है जिसे 9 डेथ 9 लाइफ कहते हैं। और 300 साल पहले ये उसके 5वें लेवल पे थे, यानी 5 डेथ और 5 लाइफ पे। अब बात ये थी कि इन्हें चैलेंज कौन करता है, 10 सांस के अंदर या 10 गिनती के अंदर। नहीं तो फिर ये जो गोल्डन आर्मर्ड मैन है, यानी कि जो रूल बताने वाले, या हम इन्हें प्रॉक्टर कहते हैं, वो किसी और को सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 गिनती इन्होंने गिनी थी, तभी डेमन जनरल सी जायो आगे आते हैं। किसी को लगा नहीं था कि सी जायो इस बैटल में उतरेंगे, क्योंकि ये टॉप 3 में आते हैं, और लोगों को लग रहा था कि ये मो लिहाई को चैलेंज करेंगे, क्योंकि 300 साल पहले जो बैटल हुआ था उसमें मो लिहाई ने सी जायो को इंजर्ड कर दिया था। इनके चेहरे पर आज भी वो दाग मौजूद है। और सी जायो इससे कहते हैं कि मुयुन तुम पहले ही हार मान लो, पर मुयुन मानता नहीं और ये अपनी ऑरा रिलीज करता है। इसकी ऑरा जो थी वो 5 सांपों के समान सी जायो की तरफ बढ़ने लगती है। सी जायो हरकत भी नहीं करते, ये बस अपनी एक उंगली आगे बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे पाम अटैक एक बनाते हैं, और एक डायमंड जैसा एक अटैक निकलता है। यह अटैक इतना पावरफुल था कि मुयुन का अटैक तो डिसॉल्व हो ही जाता है, और मुयुन काफी पीछे जाके गिरता है। सीजायो फिर से कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो, तुम अपने हेल्पर को भेजो। अब जैसे ये बोलते हैं, एक बंदा लोगों के बीच से बाहर आता है। इसका ऊपर का जो बॉडी था उस पर इसने कुछ नहीं पहना था, और ये बोलता है कि मैं जायंट स्पिरिट सेक्ट का टियान लुई हूँ, और मैं डेमन जनरल मुयुन का हेल्पर हूँ। वांगलिंग भी इस फैट मैन की तरफ देखता है, क्योंकि ये बंदा इसके जो प्लेनेट पर, यानी जो जायंट डेमन सेक्ट था, कुछ वैसा ही दिख रहा था। फिलहाल अब सी जायो और इस फैटमैन का बैटल शुरू हो जाता है। और सी जायो ये जब भी फैटमैन अटैक करता था ये पीछे हट जाता है, पर इसकी स्पीड काफी फास्ट थी। जब तक ये फैटमैन कुछ कर पाता, सी जायो अपना एक पावरफुल अटैक यूज करता है और इस बंदे की बॉडी को एक्सप्लोड करवा देता है। तो फॉरेनर्स तो यहाँ पर मर ही सकते थे, तो ये बंदा मारा जाता है। और अब ये बोलता है कि मोलिहाई क्या तुम मुझसे बैटल करना चाहोगे। अब लोग चर्चे करने लगते हैं। मोलिहाई भी अब सी जायो की तरफ देखते हैं और बताते हैं कि देखो मैं मोफे से बैटल हार चुका हूँ, तो इस कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सी जायो का किलिंग इंटेंट और बढ़ जाता है,
और अब ये मो लिहाई के बगल में वांगलिंग की तरफ देखते कि ठीक है तुम आ जाओ फिर मेरे साथ खेलो, क्योंकि तुम इसके हेल्पर हो ना। वांगलिंग भी कहता है मैं ऐसे बैटल में मुझे मजा नहीं आता जहाँ पर मैं मार ना सकूं। अब ये देख करके जो प्रॉक्टर थे वो भी चिल्लाते हैं और कहते हैं कि डेमन जनरल सीज आयो, आप बैटल जीत चुके हो, यानी ये राउंड जीत चुके हो, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी को चैलेंज करो रूल्स के हिसाब से। सीजा भी यहाँ से हटने लगता है पर मोलिहाई की तरफ जाता है और वांगलिंग से कहता है क्योंकि मोलिहाई तो बैटल नहीं करेगा तो मैं तुम्हें तो मार के रहूंगा, वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है। अब इधर प्रॉक्टर वांगलिंग को बुलाते हैं स्टेज पे और बोलते हैं 10 घंटे के अंदर अगर कोई चैलेंज नहीं करता है तो मैं किसी को बुलाऊंगा, मतलब किसी को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। वांगलिंग यहाँ पर काफी एलिगेंट दिख रहा था और शांति से खड़ा था। यहाँ पर लोग अलग चर्चे कर रहे थे कि ये बंदा थोड़ा एरोगेंट दिखता है, और उसी समय जुआन वाइस कमांडर इन चीफ को दिखाया जाता है। इनके पीछे एक बंदा खड़ा था, मिडिल एज मैन ब्लू आर्मर में, और ये बोलता है कि जुआन वाइस इन कमांडर इन चीफ, आप इस बंदे को जानते हो ना? पर ये बोलते नहीं, लेकिन फिर ये बोलते मैं जानता तो नहीं हूँ पर मुझे इतना पता है कि ये बंदा आराम से टॉप 3 में आएगा, शायद नंबर 1 पे भी आ सकता है। मिडिल एज मैन चौंक जाते हैं और वांगलिंग की तरफ ध्यान से देखते हैं कि इस बंदे का पावर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में है और उसके पीक पर है, पर पहला रैंक आना मुश्किल है। अब जुआन वाइस इन कमांडर इन चीफ, इनके बगल में जो बंदा था वो थे येलो वाइस कमांडर इन चीफ, उससे कहते हैं कि बेट लगाओगे? अगर मैं हार गया, मतलब ये बंदा नंबर 1 नहीं आया, तो मैं तुम्हें अपना ओमेन फ्लैग दे दूंगा, लेकिन अगर ये फर्स्ट आया तो आपको मुझे अपना जुआन जुआन पिल देना पड़ेगा। अब ये बंदा भी मान जाता है कि ठीक है, और जुआन वाइस कमांडर इन चीफ कहते हैं कि मेरी जगह तुम बैटल करते ना, मतलब मन में बोलते, तो तुम्हें भी पता चलता कि ये बंदा कितना पावरफुल है, क्योंकि अभी भी ये इंजर्ड थे। अब इधर यहाँ पर 10 गिनती चालू थी और एक बंदा वांगलिंग से 1000 फीट की दूरी पे प्रकट होता है। ये था डेमन जनरल एओडी। ये बंदा थोड़ा सेमलेस है बट है ठीक ठाक पावरफुल, और ये सोचता है कि मुझे तो एक ही बैटल जीतना है, क्योंकि मोलिहाई तो बैटल लड़ ही नहीं रहा है, यानी अगर ये वांगलिंग को हरा दिया तो ये अगले राउंड में जा सकता है। डायलॉग ये भी मारता है कि जीना चाहते हो तो पहले ही हार मान लो, क्योंकि तुम अगर मुझे भी हरा लिए तो मेरे पास एक हेल्पर भी है। वांगलिंग शांति से खड़ा था और फाइनली बोलता है कि तुम मेरे मैच नहीं हो। एओडी चौंक जाता है और पागलों की तरह हंसता है कि तुम भी काफी एरोगेंट हो, देखते हैं क्या कर सकते हो। ये अचानक से गायब होता है, पर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है। वांगलिंग आगे बढ़ता है, इसके पैरों से, मतलब वांगलिंग का पैर जहाँ पे पड़ता है वहां से कुछ ऑरा निकलती है स्पिरिचुअल एनर्जी के फॉर्म में। जमीन फटने लगता है और जमीन के अंदर से मैग्मा निकलता है। एओडी जो कि जमीन के अंदर से वांगलिंग पर अटैक करने वाला था, वो खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि जमीन के अंदर प्रवेश किया था, इसे बाहर आना पड़ता है, क्योंकि वांगलिंग के पास वैसे भी अर्थ एस्केप टेक्निक तो पहले से था। अब ये बंदा समझ जाता है, ये पीछे हटने लगता है। वांगलिंग ये अचानक से इसके सामने प्रकट होता है, इसके हाथों से ग्रे गैस बाहर निकल रहा था और इसके हाथ को ये पकड़ लेता है। ये बंदा इस दौरान एक ब्लड स्वॉर्ड, मतलब अपने खून से एक तलवार जैसा बनाता है और वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। पर वांगलिंग शांत था, क्योंकि इसके आसपास लाइफ सील्स थे, और इस समय तक वांगलिंग इसके हाथ को जो पकड़ा था, अपना जो सेलेस्टियल हो रहा था इसके बॉडी में भेज देता है, तो इसके जो मेरेडियंस थे वो तबाह होने लगते हैं। अब गोल्डन आर्मर जो मैन थे यानी प्रॉक्टर, वो बोलते हैं बैटल रोको। वांगलिंग रुकता नहीं, ये और ज्यादा सेलेस्टियल हो रहा इस बंदे के मेरेडियंस में भेजता है ताकि मेरेडियंस फट फुट जाए, और फाइनली इसे फेंक देता है। एओडी काफी पेन में था, मेरेडियंस इसके डिस्ट्रॉय हो चुके थे, बैटल ये हार चुका था, और जो जुबान वाइस कमांडर इन चीफ थे उनके तो पसीने छूट रहे थे, क्योंकि जब इन्होंने वांगलिंग से बैटल किया था तभी ये समझ गए थे। अब प्रॉक्टर गुस्से में वांगलिंग की तरफ एक गोल्डन स्पीयर फेंक देते हैं। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, ये गायब हो जाता है। एओडी को फिर से उठाता है और फिर से पटक के मारता है। इवन ये अभी एओडी के हड्डियों को तोड़ देता है, एक आधी लत्ती भी मारता है, मतलब पैर से मार के फेंक देता है। बस इसको मारता नहीं है, ये जान से जिंदा छोड़ देता है। इधर वो जो भाला था इसके करीब आ चुका था। वांगलिंग लाइफ सेल्स को यूज करता है और वांगलिंग एक रेस्ट्रिक्शन बना करके इस भाले पर अटैक करता है। दोनों पामों से इसको अटैक करना पड़ता है, क्योंकि ये भाला काफी पावरफुल था, सामने वाला बंदा भी। और फाइनली बोलता है कि माय लॉर्ड आप रूल नहीं तोड़ रहे हो। ये एकदम प्यार से बोलता है पर चौकन्ना था। प्रॉक्टर भी अब समझ जाते हैं और अपने अटैक को गायब कर देते हैं। लोग भी इधर हैरान थे कि एक डेमन जनरल को इतने आसानी से मार दिया, अधमरा तो कर दिया। अब वो उनके मेरेडियंस जा चुके हैं तो किसी काम के भी नहीं है। बहुत कम केस में ऐसा होता है कि डेमन जनरल को ऐसे मारा जाए। बहुत लोग सरप्राइज थे और सभी की नजरें अब वांगलिंग पर फोकस हो जाती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।